इज़राइल का हमला और इज़राइल के हमले के बाद ईरान ने जो हमला किया, दुनिया ने देखा कि इज़राइल का जो डिफेंस सिस्टम जिसकी बात वो बार-बार करता है, वो एक बार फिर लाचार हो गया, फिर वो तबाह हो गया। क्या कुछ हालात थे? कैसा हमला था? कितना खौफनाक हमला था? क्या कुछ इस्तेमाल हुआ और इज़राइल पर इसका क्या असर है? आगे क्या कुछ हो सकता है? हमारे साथ अमरीश मिश्रा जी हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। अमरीश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। अमरीश जी, जो ईरान ने जवाब दिया है इज़राइल को, वो ये किस लेवल का था? क्या इसके बाद और कुछ भी है ईरान के पास, जिसके ज़रिए वो इज़राइल को चौंका सकता है? अब जो नुकसान हुआ है इस हमले में, वो किस हद तक है? और इस नुकसान की भरपाई इज़राइल कैसे कर पाएगा? ये तमाम चीज़ें, तमाम जिज्ञासा दर्शकों के बीच में है। ज़रा विस्तार से बताइए। सबसे पहले शाकिर साहब आपको मैं संदर्भ समझा दूं। देखिए 13 जून 2025 को इजराइल ने एक तरफा हमला ईरान पे किया, जबकि ईरान और अमेरिका की टॉक्स चल रही थी, न्यूक्लियर डील चल रही थी, और ये था कि ये जो बातचीत है जब तक खत्म नहीं होगी इजराइल हमला नहीं करेगा या अमेरिका हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने इस तरह की कई बातें कही, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब धोखा था। ट्रंप एक तरफ ईरान को अपने ट्रैप में ले रहा था, उनको ये कह रहा था हाँ बातचीत करो, हम नहीं चाहते इजराइल स्ट्राइक करे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल पूरी तरह से तैयार था और उसने जो स्ट्राइक किया है, आप शाकिर साहब बिलीव नहीं, मतलब आप सोचिए, जो सैयद हसन नसरुल्लाह को जो सितंबर 2024 में पूरी की पूरी हिजबुल्लाह की लीडरशिप साफ कर दी थी, उस तरह का स्ट्राइक था। ईरान एक देश है। जब इसराइल ने हिजबुल्लाह पे हमला किया था, हिजबुल्लाह एक ऐसी पार्टी है जिसका सरकार में भूमिका है, लेकिन वो एक देश की सरकार नहीं है या एक देश नहीं। उसी तरीके से सीरिया पे जो हमला हुआ था, सीरिया पे भी देखिए बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे। सीरिया भी उस तरह से स्टेबल देश नहीं था ईरान की तरह। ईरान 1979 में क्रांति के बाद से लगातार एक स्टेबल देश बना हुआ है, दुनिया में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। उसके ऊपर इतना बड़ा हमला आधुनिक इतिहास में नहीं हुआ है कि एक दूसरा देश किसी दूसरे देश पे हजारों किलोमीटर दूर इस तरह से हमला करे। और सबसे जो बड़ी बात है कि वो हमला कैसे हुआ, सबसे पहले जो मोसाद की फोर्सेस हैं वो पहले से इन्फिल्ट्रेटेड थी, वो पहले से ईरान के अंदर मौजूद थी। उन्होंने ट्रक्स के माध्यम से उन्होंने, पूरी उसकी पिक्चर्स आई हैं, ट्रक्स के माध्यम से उन्होंने सबसे पहले छोटे छोटे ड्रोन छोड़े, जिन्होंने इसराइल की जो ईरान का जो डिफेंस सिस्टम्स है उनको उनको डिसेबल कर दिया। उसके बाद इसराइल से मिसाइल छोड़ी गई, तो पहले ड्रोन से डिफेंस सिस्टम डिसेबल हुआ, फिर इसराइल से मिसाइल छोड़ी गई प्रिसाइज, जहां पर उनके चीफ ऑफ आर्मी के चीफ रहते हैं, जहां पर ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांड के चीफ रहते हैं, वहां पर चुन चुन के मारा गया। और इस तरह से 28 इसराइल के ईरान के जो टॉप कमांडर्स है वो मार दिए गए। और इस पूरी स्थिति में 13 तारीख को ट्रंप सामने आए। ट्रंप ने कहा कि हम 60 दिन हमने ईरान को दिए थे, आज 61वां दिन है और अब एक और चांस ईरान को हम दे रहे हैं। और नेतन्याहू ने तो इतना कह दिया कि अब ईरान के जो एयर स्पेस है वो हम कंट्रोल करते हैं, अब बताओ कहां मारना है, हम जहां चाहे मारेंगे, ईरान के पास सरेंडर के अलावा कोई चारा नहीं। और रात होते होते तक तस्वीर बदल गई थी। ईरान में नए चीफ ऑफ स्टाफ तुरंत खमेनी साहब ने डिप्लॉय किए, तुरंत के तुरंत। और उसके बाद आर्मी के भी नए चीफ उन्होंने डिप्लॉय किए, जितने जो कमांडर्स मारे थे रिप्लेस हुए। एंड विद इन 3 to 4 आवर्स, जिस तरह की रिकवरी भी दुनिया ने कहीं नहीं देखी, जो रिकवरी हुई है, और उसमें जो वापस ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे हैं, और फिर ईरान के एयर डिफेंसेस भी काम करने लगे। अभी तक देखिए इजराइल का हमला जारी है, लेकिन ईरान की वो कुछ भी, एक जरा सी भी कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया है। कितने शहरों पे, तबरीज से लेके करमन शहर, कई जगह तेहरान पे भी अटैक हुए हैं, लेकिन अब एयर डिफेंस काउंटर कर रहा है, क्योंकि पहले एयर डिफेंस डिसेबल्ड थे। जो ईरान ने कल रात को किया, करीब देखिए 150 से ऊपर, करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स 3 वेव में मारी। और ये जो इजराइल का डिफेंस था, जो थाट सिस्टम था, जो एरो था, जो आयरन डोम था, सब तहस नहस हो गया, वो कुछ कर ही नहीं पाया। इतनी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स कभी किसी ने इतने बड़े डिस्टेंस, याद रखिएगा, हजारों किलोमीटर दूर वो डिस्टेंस पे इतनी स्पीड से, यानी देखिए जो जो फतेह 1 है इसराइल के पास, जो मैक 15, मतलब साउंड के से 15 गुना ज्यादा स्पीड पे चलता है, ये बहुत कम देशों के पास है, इसराइल के पास भी नहीं है। और उससे फतेह 1 जो ईरान कहता था, लोग कहते थे अरे है नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा, उसने फतेह 1 मार दिया, खुर्रम शहर मार दिया। इस तरह की जो मिसाइल जो इतनी स्पीड पे चलते हैं कि 10 से 15 मिनट में हजारों किलोमीटर की वो दूरी तय कर सकते हैं,
और यही हुआ है, इसीलिए इजराइल छिन्न भिन्न हो गया, घुटनों पे आ गया। आज रो रहे हैं लोग। आज देखिए अभी जो पूरी खबर है, 4 इजरायली सेटलर्स मारे गए हैं, 78 करीब घायल हैं, और जो सबसे बड़ी बात है जो इजरायली मीडिया छुपा रहा है, 82 मलबे के नीचे दबे हैं। अब मलबे के नीचे कौन दबता था? इसके पहले गाजा के लोग दबते थे। आज मलबे के नीचे कौन दबा है? आज इजराइल के लोग मलबे के नीचे दबे। अब आप बताओ। और फर्क देखिए कि वहां गाजा में तो हमास की सरकार मलबे के नीचे लोगों को निकालती थी, उनकी केयर करती, अभी तक पूरा हो रहा है। लेकिन इजराइल में नेतन्याहू भाग गया है, या तो वो कल खबर थी ग्रीस चला गया, फिर खबर आई बंकर में बैठा है, और जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स, वो भी बंकर में बैठे हैं। ये सारा देखिए जो सिनारियो है, ये पूरा इसने अमेरिका इजराइल का जो मिथक था कि ये लोग कोई बड़ी ताकत है, कुछ बड़ा कर सकते हैं, इसको इन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया है। ये ऐतिहासिक रूप से हुआ है। और इसमें एक चीज और, अरब देश जो थे उन्होंने जब इजराइल ने ईरान पे अटैक किया तो कंडेम किया, लेकिन जब ईरान ने जवाब दिया, पहला जवाब, अच्छा इसमें भी देखिए तो ईरान ने जो कल रात को सफल जवाब दिया, उसके पहले डाइवर्ट करने के लिए ईरान ने अपने हल्के ड्रोन छोड़े, जो शाहिद 100 या शाहिद 139 जो उसमें आते हैं सीक्वेंस में, तो वो पहले छोड़े। तो उनको इंटरसेप्ट करने में जॉर्डन लग गया, कतार लग गया, सऊदी अरेबिया लग गया, सब उनको अब वो तो इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन वो तो डाइवर्जन था। उसके बाद जो ईरान ने मारा है उसको कोई इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, बल्कि ईरान ने अब ये कह दिया है कि अगर कोई भी अरब मुल्क बीच में आया तो वो भी तबाह होगा, वो भी ध्वस्त होगा। बिल्कुल क्लियर कह दिया कि वो भी तबाह होगा, वो भी ध्वस्त होगा। और अभी जो पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें नेतन्याहू का फोन पुतिन ने नहीं उठाया, उसमें चाइना पूरा एग्रेशन में आ गया है, चाइना एग्रेसिवली ईरान के पक्ष में बयान दे रहा है। ट्रंप चुप है। ट्रंप वो आदमी जो अभी कह रहा था कि हमने 60 दिन का समय दिया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ईरान पे स्ट्राइक कर देंगे। ईरान ने कहा था कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हम जो जवाब देंगे वो बहुत ही खतरनाक होगा, और उसके साथ वो जवाब सीधे अमेरिकन बेसिस पे भी होगा। अब नेक्स्ट फेज देखिए यही है जो आपने पूछा आगे क्या, अमेरिकन बेसिस जो सीरिया में है, जो जो मतलब सीरिया से तो अभी हटे हैं, इराक में है, जो जॉर्डन में है, जो कतार में है, जो सऊदी अरेबिया में है, वो निशाने पर हैं। और कभी भी ईरान उन पे मार सकता है। बहुत ही नाजुक स्थिति इस समय है, क्योंकि ईरान को रशिया और चाइना का सपोर्ट है, और वो इस बात पे कॉन्फिडेंट है, उसने अपर हैंड ले लिया है पूरी जंग में। इजरायली फोर्स को छिन्न भिन्न कर दिया है। उनकी लीडरशिप को बिना मारे उन्होंने ऐसा तबाही मचाई है कि अरे भाई, जो इजराइल का पेंटागन है, किरिया, वहां मार दिया। और 20th सेंचुरी फॉक्स, ये जो फॉक्स टेलीविजन का जो वो है एंकर है, वो वहां पर बोल ही नहीं पाया, क्योंकि वो वहां भेजा गया था ट्रंप के फेवर वाली है ये फॉक्स टीवी, वो वहां भेजा गया था इजराइल की अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। उसने देखा कि पेंटागन है, तो उसने वो भागने लगा। उसने कहा ये क्या हो गया, ये तो पेंटागन पे मार दिया। तो आप सोचिए कि इजराइल के साथ, मतलब ये इनके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसका मतलब ये फर्जी, ये अपना जो है, ये इन्होंने मोसाद के लोगों को फिट किया वहां। ये इस चीज में इजराइल माहिर है, इन्फिल्ट्रेशन में। इन्फिल्ट्रेट करके एकदम से मारो, सर को धड़ से अलग कर दो, एक साथ 20-22 टॉप लोगों को मार दो, फिर एक्सपेक्ट करो कि लोग सरेंडर कर दे। हिजबुल्ला के साथ भी ये काम नहीं आया था। हिजबुल्ला में जब पूरी टॉप 28 कमांडर मारे गए, उसके 70 से 72 टॉप और मिडिल लेवल के कमांडर मारे गए, उसके बाद भी हिजबुल्ला लड़ा, और हिजबुल्ला ने एक 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 ऑनरेबल संधि की। 27 नवंबर 2024 को ऑनरेबल संधि हुई। हिजबुल्ला अगर और दिन लड़ाई चलती, हिजबुल्ला और पीछे करता। ये तो आप ईरान पे आप कर रहे थे, और आपने सोचा था 28 टॉप मिलिट्री लीडरशिप को मार के हम अपना काम कर देंगे। क्या हुआ उसका? अब ये जो देखिए शाकिर साहब, बहुत बड़ा सवाल दुनिया के सामने खड़ा हो गया। गाजा का सवाल अब फिर से एक नए रेलेवेंस में आ गया, क्योंकि कल जब ईरान मार रहा था तो हमास ने भी मारा और यमन ने भी मारा। आपको बता दें, रॉश पीना सेटलमेंट है इसराइल में, वहां यमन ने मिसाइल मारी। तो 3 तरफा ये अटैक, और यही आने वाले दिनों में होने वाला है कि ये जो घेर के इसराइल को मार रहे हैं, ये लोग मारेंगे। अमेरिका कुछ कर नहीं पाएगा। अमेरिका की गीदड़ भभकी सामने आ गई है। ट्रंप की हिम्मत नहीं है इस समय, जो यमन के सामने घुटने टेक दिए ट्रंप ने, वो ईरान से क्या लड़ेगा। और वो केवल एक उस पे जो ईरान खुद एक अपनी नर्म इमेज दे रहा था जानबूझ के, कि हम लोग देखिए बातचीत बातचीत बातचीत, ये वो।
तो जानबूझ के, और उधर ट्रंप खेल रहा था साइकोलॉजिकली, ट्रंप इस रूप में खेल रहा था, वो कह रहा था हाँ बातचीत बातचीत बातचीत, तो वो सोच रहा था ईरान को कफलत में रख रहे हैं, लेकिन असल में ईरान उसको कफलत में रखे हुए था। ये भी साबित हुआ, और ईरान ने एक बड़ी प्राइस दी, और उस प्राइस को वो देखिए झटके ऐसे लगते हैं, लेकिन वो बड़ी प्राइस देने के बाद जो ईरान ने किया वो दुनिया में कभी नहीं हुआ है। इस तरीके की स्ट्राइक इतनी दूर, हजारों किलोमीटर दूर कभी नहीं हुई है। इससे न केवल इजराइल बल्कि पूरी दुनिया इस समय हिली हुई है। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कैसे इसको डिफाइन करें मिलिट्री टर्म्स में। एक भारत पाकिस्तान की वो थी, उसमें फिर भी 150-300 किलोमीटर की दूरी थी, उसमें 1000 किलोमीटर थोड़े ना था, और उसमें आपके बॉर्डर टच करते हैं, कहां ईरान कहां इजराइल। और आप देखिए उसमें, तो इसलिए ये यूनिक चीज है। ये इसने जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और इसको एक नया तरह का युद्ध माना जा रहा था, और था भी, क्योंकि ड्रोन से हुआ था और इससे हुआ था, मिसाइल से हुआ था। लेकिन ये क्या है, ये तो बिल्कुल जैसे अंतरिक्ष तक में घुस के इजराइल ने रोकने की कोशिश की, जिसको उसका टर्म है, उसका मैं टर्म भूल रहा हूं, एक्सो एटॉमिक, या मतलब जो एक्सो एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर से ऊपर जाके भी रोकने की कोशिश की, इजराइल ने नहीं रुके। अब आप बताइए इसको इसको क्या कहिएगा। यानी अमरीश जी, आने वाले वक्त में क्या ईरान के पास कुछ और भी इस तरह की मिसाइल्स हैं, या कुछ इस तरह के हथियार हैं, या इस तरह की टेक्नोलॉजी है जो इजराइल को और चौंका सकती है? बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, इजराइल को चौंकाने के लिए अभी तो देखिए ईरान ने अपने मेन चीजें, जैसे जो पानी से ड्रोन लॉन्च कर सकता है ईरान, जो एयर टू एयर ड्रोन लॉन्च कर सकता है, जो एक उसके पास जो कुछ रशियन वेपन्स हैं, वो अभी ईरान ने अनवेल ही नहीं किए। और ये, और देखिए ये इसमें डिस्टेंस इतना दूर है, इजराइल कुछ कर नहीं सकता, फौज वहां भेज नहीं सकता। अच्छा, एक बात इजराइल ने की थी कि हम कमांडो यूनिट भेजेंगे, कमांडो यूनिट खमैनी को पकड़ लेगी। ये एक्चुअली इनकी प्लानिंग थी, एक कमांडो यूनिट वहां भी थी, और ये बात हो रही थी कि खमैनी क्यों नहीं मारे गए, ये अमेरिका में बात हो रही थी। तो वो कमांडो यूनिट ने काम करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो आप ग्राउंड पे कर नहीं सकते हैं, और ईरान के पास हथियारों का अभी बहुत बड़ा जखीरा है, इसके लिए एक अलग से प्रोग्राम हमको करना पड़ेगा। और वो वहां पर ये बात तय है कि अभी जो पूरी सिचुएशन है, देखिए आज 14 जून 2025 के बाद पूरी स्थिति मिडिल ईस्ट की बदल जाएगी। बहुत शुक्रिया अमरीश जी, बोलते हैं हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।